हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। ये टॉपिक है क्लास 8 का सोशल साइंस का। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ चुका है कि जो आदिवासी होते थे वो किस किस क्षेत्र में पाए जाते थे आदिवासी, और वो उनके जीवन शैली क्या थी, वो कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे। ठीक है, अब इसके बाद हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन में कैसे असर हुआ, क्या असर पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये क्या बदलाव थे। ठीक है, आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अब जो आदिवासी में हेड था, मुखिया था, अब उसके अंदर क्या चेंज आया, उसके में क्या चेंजेस हुए, ये जानेंगे। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। तो क्या करते थे, जो आदिवासी मुखिया थे, क्या होती थी, उनकी अपनी पुलिस होती थी और ज़मीन और वन प्रबंधन संबंधी जो नियम होते थे वो खुद ही बना लेते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए, लेकिन जब ब्रिटिश शासन आया तो आदिवासियों के जो मुखिया थे, जो हेड थे, जो उसका पूरा ऑपरेट करते थे आदिवासी समूह को, तो उनके कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। उन्हें कई कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिल रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई थी। लेकिन क्या होता था कि उनको कई कई जगहों पर ज़मीन में अधिकार तो मिल रहा था, लेकिन उसकी जो शासकीय शक्तियाँ थीं वो छीन ली गई थी। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। यानी जो ब्रिटिश अधिकारी नियम रूल्स बनाते थे, तो उनको आदिवासी मुखियाओं को वो चीज़ मानने के लिए प्रेशर किया गया और सख्ती से मनवाया गया, बाध्य किया गया। ठीक है, उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिबंधी की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही, पर वे परंपरागत कामों को करने में लाचार हो गए। अब क्या हुआ कि जो आदिवासी मुखिया थे वो अंग्रेज़ों के नजराना देना पड़ता था उन्हें, और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों के अनुशासन में रखना होता था। यानी कि जो उनका पूरा ग्रुप होता था उनमें वो डिसिप्लिन रखते थे। पहले उनके पास जो ताकत थी, यानी पहले उनके पास जो पावर हुआ करती थी, अब ब्रिटिश शासन के दौरान वो पावर्स उनसे छीन ली गई, ख़त्म हो गई, और वो नॉर्मली परंपरागत कार्य करने के लिए बेबस हो गए, लाचार हो गए। ठीक है, समझ में आया कि आदिवासी मुखियाओं के साथ क्या हुआ ब्रिटिश शासन के आने के बाद, कि उनकी जो पावर्स थी वो किस तरह छीन ली गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। अब आदिवासी मुखियाओं का तो हमने देख लिया क्या हुआ, अब आगे देखते हैं कि जो घुमंतू काश्तकार थे उनके साथ क्या हुआ। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी। यानी जो काश्तकार थे, जो इधर उधर घूम घूम के काम किया करते थे, उन तो ऐसे लोगों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी हुआ करती थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासी समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। यानी अंग्रेज अपनी आसानी के लिए तो क्या चाहते थे, जो आदिवासी समूह इधर उधर जाकर काम करते थे तो वो उनको प्रेशर करते थे, बाध्य करते थे कि तुम एक ही जगह रहोगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज को जब एक जगह, वो ग्रुप में एक ही जगह रहते थे, तो उनको ऑब्जर्व करना, उनको देखना ज़्यादा ईजी होता था। ठीक है, अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियत स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्हें जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरे पट्टेदार घोषित किया गया, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुका है। ठीक है, अब झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसने की अंग्रेज कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो, मिट्टी सूखी हो और वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता था।
बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकार को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्य के झूम काश्तकारों इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे में कबीलों को जंगल के कुछ हिस्से में घुमंतू खेती की छोड़ देनी पड़ी। तो आखिरकार पूरे घुमंतू काश्तकारों ने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार उन्होंने लास्ट में अपनी बात मनवा ही ली और वो जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती करने के लिए उनको छूट दे दी गई। ठीक है, समझ में आया घुमंतू काश्तकारों के साथ क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं। वन कानून और उनके प्रभाव। अब वन कानून आया और उसके क्या प्रभाव हुए। जैसा कि हमने देखा, आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ है, अतः वह कानून में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अब आदिवासी जो हैं वो जंगल से काफ़ी क्लोज हैं, काफ़ी जुड़े हुए हैं, वो जंगल में ही रहते थे, जीवन व्यतीत करते थे। तो जब जंगल के नियम में वन नियम आया तो उनमें उनके जीवन में काफ़ी बड़ा असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। अब क्या होता था, अंग्रेज जो थे वो हर जगह अपना कब्जा करने लगे, तो वो जंगल में भी कब्जा करने लगे। तो इस तरह में जो आदिवासी वहाँ पे काम धाम करते थे, वहाँ से खाना खाते थे, तो वहाँ पर भी अंग्रेज अपना नियंत्रण स्थापित कर लिए और राज्य की संपत्ति घोषित कर दिए, यानी वो जंगल जहाँ पर है वहाँ उस एरिया की वो संपत्ति कहलाने लगी। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी, यानी अंग्रेज भी मतलबी थे। वो ऐसे ही जंगलों को अपने अधिकार में लेते थे जहाँ उनसे उनको लाभ हो। जैसे कि वन आरक्षित क्षेत्रों में उनके लिए लकड़ियाँ, इमारतों के लिए लकड़ियाँ मिलती थी, तो वो ऐसे जंगल को वन आरक्षित क्षेत्र घोषित कर देते थे। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशु का शिकार करने की इजाज़त नहीं होती थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाके जाना पड़ता था। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक नई समस्या पैदा हुई। क्या कि वह रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। अब जंगल से तो आदिवासी जा चुके थे और अंग्रेज़ों को अब काफ़ी परेशानी होने लगी थी। क्या कि अब अंग्रेज़ों को ट्रेन चलानी थी, उसके लिए रेलवे स्लीपर्स बनाने थे, तो अब जंगल से लकड़ी काटकर आखिर वो शहर तक कैसे ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ के आदिवासी जो काम करते थे वो तो चले गए थे, उनको जाने नहीं दिया जाता था, तो वो वहाँ से दूसरी जगह काम तलाशने चले गए थे। तो इससे अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान हुआ। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। अब औपनिवेशिक अधिकारी इसका भी एक हल निकाल लिए। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। अब औपनिवेशिक अधिकारी काफ़ी होशियार थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपना काम निकालने के लिए जो झूम काश्तकार थे उन्हें एक लालच दिया कि जंगल के ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाएंगे उन्हें और वहीं पर वो खेती करेंगे, लेकिन वो सिर्फ वन विभाग के लिए मजदूरी करेंगे। जंगलों की देखभाल करनी होगी, मतलब जंगलों की देखभाल करेंगे और वन अधिकारियों के लिए सेवा करेंगे, वन विभाग के लिए मजदूरी करेंगे। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। अब इस तरह अंग्रेजों ने क्या किया कि जब ऐसा लालच दिया तो बहुत सारे वनों में श्रम की आपूर्ति होने लगी, सस्ते में वो भी, और वन में नए नए गांव बसा दिए। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं, बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। अब बहुत सारे आदिवासी समूह जो थे वो औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किए। क्यों? क्योंकि उन्हें
वो मजबूरी में घर तो देते थे जंगल में, लेकिन उनसे काम भी लेते थे, उनको मजदूरी करवाते थे। तो कुछ जो समूह थे वो काफ़ी विरोध किए, उसके लिए लड़ाई किए, झगड़े किए। उन्होंने नए नियम का पालन करने से इनकार कर दिया, यानी उन्होंने बोला कि अंग्रेज़ों को बोला कि हम आपके नए नियम का पालन करेंगे ही नहीं, ठीक है। और उन्हीं तौर तरीक़ों से चलते आ रहे थे जिन्हें गैर सरकार कानूनी घोषित कर चुकी थी, ठीक है। कई बार उन्हें खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। अब सबसे फेमस जो याद करने वाली बात है, पूरी स्टोरी तो हमने समझ ली, अब इसमें फैक्ट वाली बात क्या है कि 1906 में सोग्रम संगमा द्वारा असम में, कहाँ, असम में, कब, 1906 में, किसके द्वारा, सोग्रम संगमा द्वारा। और 1930 में कहाँ, मध्य प्रांत में इस सत्याग्रह हुए, जो किससे जुड़े थे, वन सत्याग्रह से, ठीक है। आगे देखते हैं काम की तलाश। अब आदिवासियों को काम की तलाश की ज़रूरत हो गई, तो काम की तलाश में वे घर से दूर जाने लगे। आदिवासियों की दशा तो और भी खराब हो गई थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। अब 19 सदी का आखिरी दौर आया और चाय के जो बागीचे थे, जो चाय की फैक्ट्रियां थी, जो चाय का फसल होने लगी, चाय की खेती होने लगी, वो काफ़ी फैलने लगी। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। अब जो खदानें थी, खनन उद्योग थे जहाँ से कोयले निकलते थे, अब वो भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय के बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। अब आदिवासी काम की तलाश में निकले, तो उन्हें कहाँ जाके काम मिला, असम के चाय के बागानों में और झारखंड के कोयला के खदानों में, ठीक है। इन लोगों को ठेकेदार की मार्फत भर्ती किया जाता था, यानी इनको भर्ती करने के लिए क्या होता था, एक ठेकेदार होता था, वही इनको लेके आता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। यानी ये ठेकेदार जो होते थे उनको बहुत सस्ती मजदूरी में काम करवाते थे और वापस घर भी नहीं जाने देते थे, यानी एक तरह से बधुआ मजदूरी की तरह इनसे काम लेते थे, ठीक है। अब देखते हैं नज़दीक से देखने पर क्या हुआ था। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजाति समूहों ने बदलते कानून और अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 और 32 में कोल आदिवासी ने और 1855 में संथाल ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वे भी इसी तरह का आंदोलन और विद्रोह था। अब हम थोड़ा गौर से देखें तो क्या पता चलता है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान जो जनजाति समूह थे वो अब बगावत करने लगे थे। कैसे कि 1831 और 32 में जो कोल आदिवासी था, ठीक, कोल आदिवासी, 1855 में संथाल ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था, 1910, और महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह 1940, ठीक है। ये विद्रोह थे जो किससे संबंधित थे, आदिवासियों ने अपने अधिकारों के लिए लड़े थे, ठीक है। बिरसा जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका है, जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो भी इसी तरह का आंदोलन था, यानी उसमें भी अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों को प्रताड़ित किए जाने का विद्रोह था। तो ये सब आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आदिवासियों ने अंग्रेजों के टाइम पे कैसे खुद विद्रोह किए, कैसे उस समस्या से लड़े, कैसे खुद को जीवित रखे, जंगलों से भगाए गए तो वो तो कहाँ उनको पनाह मिली, कैसे काम तलाशे, ठीक है। समझ में आया, एवरीथिंग क्लियर, ओके, थैंक यू।